अलग अलग सभ्यताओं की फोल्कलोर में तरह तरह के रेलिक्स और आर्टिफैक्ट्स का जिक्र मिलता है जो इतिहास में हमारे पूर्वजों के द्वारा इस्तेमाल किए गए। लेकिन इतिहास के साथ ही वो मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हमसे दूर हो गए। किसी आर्टिफैक्ट में छुपा हुआ ज्ञान था तो किसी में हमारा संसार बदलने की शक्ति। कुछ आर्टिफैक्ट्स ऐसे भी थे जिनमें प्रकृति के नियमों को तोड़ने की क्षमता मौजूद थी। आज के एपिसोड में जानेंगे कुछ ऐसे ही मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के बारे में, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन लंबे समय तक सबसे उन्नत सभ्यता बनकर रही और फिर एक दिन उसका अंत हुआ। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन मिस्र सभ्यता के उन्नत होने के पीछे अटलांटिस सिविलाइजेशन का हाथ था। अटलांटिस के खत्म होने के बाद उनके नॉलेज का इस्तेमाल इजिप्शियंस ने किया था, क्योंकि अटलांटिस खत्म होने के बाद वहां बचे हुए उन्नत जीवों ने नाइल डेल्टा में अपना बसेरा बनाया था। इसी दौरान इजिप्शियंस भौतिक और आध्यात्मिक तौर पर उन्नत हुए। उन्होंने तरह तरह की इsoteric प्रैक्टिसेस डेवलप कर ली थी जिनसे उनका विकास बेहद तेजी से हुआ। इजिप्शियंस की उन्नति में एक अदरवर्ल्डली बीइंग का भी हाथ था जिसे इंसान और देवताओं के बीच की कड़ी बताया जाता है। इसे इजिप्शियंस थॉट कहते हैं, ग्रीक्स इसे हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस कहते हैं और रोमन्स इसे मर्क्यूरी के नाम से जानते हैं। माना जाता है देवता बनने से पहले थॉट खुद प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता का हिस्सा रह चुके हैं। माना जाता है देवता बनने से पहले थॉट खुद प्राचीन इजिप्शियन सभ्यता का हिस्सा रह चुके हैं। थॉट के बारे में कहानियां मौजूद हैं जिसमें वर्णन किया गया है कि थॉट आसानी से अलग अलग कॉन्शियसनेस की स्टेट्स में जा सकते थे और इसकी मदद से वो अकैशिक रिकॉर्ड्स देखकर वहां से इंसाइट्स लाते थे। इजिप्ट के मिस्ट्री स्कूल की स्थापना करने वाले थॉट को ह्यूमनॉइड बीइंग की तरह दर्शाया गया है, लेकिन इनका चेहरा पवित्र इबिस बर्ड का था। थॉट की आध्यात्मिक उन्नति इतनी थी कि वो इंसानों और ईश्वर के बीच संदेशों का आदान प्रदान भी कर सकते थे। वो देवी देवताओं के झगड़े सुलझाते थे, साथ ही ब्रह्मांडीय गतिविधियों को अपनी इच्छा से नियंत्रित भी कर सकते थे। माना जाता है धरती पर लिखने का आविष्कार करने वाले भी थॉट ही थे। थॉट ने अपने नॉलेज को हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखकर सुरक्षित कर दिया था, जिसमें साइंस, आर्ट, लॉ, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और मैजिक जैसे सब्जेक्ट्स शामिल थे। थॉट की लिखी कई किताबों में से सबसे ज्यादा रहस्यमयी किताब द बुक ऑफ थॉट थी। इस बुक में ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का राज लिखा हुआ था। इसमें एक खास तकनीक मौजूद थी जिसके जरिए मानव शरीर में बंद पड़े ऊर्जा केंद्रों और दिमाग के हिस्सों को जागृत किया जा सकता था। इस किताब में इनकार्नेशन प्रोसेस को डिटेल में समझाया गया था। इस बुक में हमारे यूनिवर्स के मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बारीकी से समझाया गया था। बुक ऑफ थॉट में कुछ ऐसे रिचुअल्स भी मौजूद थे जिनका इस्तेमाल करके फिजिकल रैम को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। इसी बुक में किसी ऑब्जेक्ट को श्रापित बनाने की तकनीक भी मौजूद थी। कहा जाता है कि टूटनखामन की टूम को इसी किताब की मदद से श्रापित किया गया था। जॉर्ज हर्बर्ट, जिन्होंने टूटनखामन के टूम के एक्सकेवेशन को फाइनेंस किया था, उनकी मृत्यु इसी श्राप से हुई थी। 5 अप्रैल 1923 शेव करते समय उनके उस हिस्से में कट लग गया था जहां उन्हें मच्छर ने काटा था। इसके बाद उनके खून में जहर मिल गया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक एक महीने बाद मई 16, 1923 को जॉर्ज जे गोल्ड द फर्स्ट, जो इस एक्सकेवेशन में शामिल थे, उनकी मौत भी फीवर की वजह से हो गई। इसके बाद टूम को विजिट करने वाले इजिप्ट के प्रिंस अली कैमल फहमी बे का कत्ल उनकी पत्नी ने कर दिया। एक्सकेवेशन में इन्वॉल्व ह्यूज एवलिन वाइट ने खुद की जान ले ली और पीछे एक नोट छोड़ गए जिसमें लिखा था कि उनके ऊपर एक श्राप है जो उन्हें दुनिया से मिटा देना चाहता है। सर आर्किबल्ड डॉगलस रीड, जिन्होंने टूटनखामन की मम्मी का एक्सरे किया था, उनकी भी जान एक अनजानी बीमारी से चली गई। रिचर्ड बेथल, जो जॉर्ज हर्बर्ट के सेक्रेटरी थे और एक्सकेवेशन के दौरान वहां मौजूद थे, कुछ सालों के अंदर उनकी भी मौत रहस्यमयी तरीके से हुई। इसके एक साल बाद उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। कुल मिलाकर 11 मौतों को टूटनखामन के श्राप से जोड़कर देखा जाता है।
इससे पता लगता है कि बुक ऑफ थॉट जितनी चमत्कारी थी, गलत हाथों में जाकर वो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती थी। थॉट के सीक्रेट नॉलेज का एक्सेस इजिप्ट के खास प्रीस्ट और फेरोस के पास ही होता था। थॉट ने इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चैनलिंग का इस्तेमाल किया था। ऊपर के डायमेंशंस में रहने वाले बीइंग्स से संपर्क करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने की तकनीक को चैनलिंग कहा जाता है। इसका अभ्यास करने वाले मेडिटेटर्स खुद के मन को भौतिक संसार से कुछ समय के लिए मुक्त करके उन्नत आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो अपनी इच्छा के अनुसार एंटिटी से कनेक्ट करते हैं, तो कई बार उनसे ऐसी एंटिटी संपर्क करती हैं जो उन्हें कोई खास संदेश देना चाहती हैं। और इस तरह के चैनलर्स दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों और सभ्यताओं में मौजूद रहे हैं। इस क्षमता को मोनोथीस्टिक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में सप्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी चैनलर्स मौजूद हैं जो फोर्थ डायमेंशनल बीइंग्स के साथ संपर्क स्थापित करने का दावा करते हैं। बुक ऑफ थॉट के अनुसार हम भले ही थर्ड डायमेंशन के बीइंग्स हैं, लेकिन हम फोर्थ डायमेंशन के बारे में कई अंदाजे लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम पेपर में एक ह्यूमन ड्रॉ करें तो ये सेकंड डायमेंशन में एग्जिस्ट करने वाला बीइंग हुआ। अगर ये जीव जीवित होता तो हम इसकी दुनिया और इस जीव को थर्ड डायमेंशन से विटनेस कर सकते हैं, लेकिन ये बीइंग हमें विटनेस नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे डायमेंशन में डेप्थ भी होती है, जबकि टू डायमेंशनल वर्ल्ड में सिर्फ साइड टू साइड और अप डाउन मूवमेंट होना संभव है। अब अगर हम उस कैरेक्टर को टच करें तो हम अपने 3D वर्ल्ड में रहकर उस 2D वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर रहे हैं और वो टू डायमेंशनल बीइंग हमारी उंगली के उस पोर्शन का अनुभव कर रहा है जिसने उसे स्पर्श कर रखा है। ठीक इसी तरह फोर्थ डायमेंशन में रहने वाले बीइंग्स हमारी दुनिया को आसानी से परसीव कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी दुनिया को नहीं देख सकते। इसके बावजूद हमारे लिए यह संभव है कि हम थोड़ा बहुत संपर्क उन जीवों से स्थापित करके फोर्थ डायमेंशन का थोड़ा अनुभव कर सकें, जैसे कि यहाँ लोगों का सामना जिन्स और फेरीज से होता है जो फोर्थ डायमेंशनल बीइंग्स हैं। बुक ऑफ थॉट में जानवरों से कम्युनिकेट करने की टेक्निक्स भी शामिल थीं, जिनकी मदद से जानवरों से बात करना संभव था और साथ ही उन्हें पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इसके जरिए इंसानों को भी नियंत्रित किया जा सकता था। लगभग 20,000 साल पुरानी इस किताब का वर्णन सबसे पहले टैरिस पपायरस में मिलता है, जो एक एंशिएंट इजिप्शियन मैन्युस्क्रिप्ट है। दोस्तों, बुक ऑफ थॉट में लुप्त हुई सभ्यताओं का पूरा विवरण मौजूद था। उसमें मानवता का वो इतिहास छुपा था जिसे धीरे धीरे धर्मों ने अपने अनुसार मैनिपुलेट करके उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया। माना जाता है इस किताब को सीक्रेट चेम्बर में बंद करके नाइल रिवर की गहराइयों में दफना दिया गया ताकि ये किसी गलत हाथों में ना पड़ सके। इस खास ताबूत की रक्षा सर्पेंट्स करते थे। इजिप्ट के प्रिंस फकाप्टा ने बुक ऑफ थॉट को खोजने की कोशिश की और उनका भीषण युद्ध सर्पेंट से हुआ था। इसके बाद प्रिंस ने बुक ऑफ थॉट बाहर निकाल ली, लेकिन श्राप की वजह से प्रिंस की पत्नी और बच्चे की जान चली गई। अब नेफरकाप्टा ने उस बुक को वापस नाइल रिवर में दफनाकर आत्महत्या कर ली और अपने शरीर को भी किताब के पास दफनाने का आदेश दिया ताकि मरने के बाद भी वो उसकी रक्षा कर सकें। लेकिन इसी के साथ बुक ऑफ थॉट की खोज का अंत नहीं हुआ। ना जाने कितने ही लोगों ने उस बुक को ढूंढने की कोशिश की और इस क्वेस्ट में अपनी जान गंवाई। मेडिवल टाइम्स में उस किताब को खोजने वाले लोगों को कई बार मौत की सजा सुनाई गई थी। माना जाता है नई डायनेस्टीज के आने के बाद इजिप्शियन प्रीस्ट ने उस किताब को बाहर निकाला और अपने साथ लेकर इजिप्ट से चले गए थे। उन्होंने बुक ऑफ थॉट को हमेशा के लिए एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया जहां आज भी वो मौजूद हो सकती है। म्यांमार में इस समय एक खास बैल को ढूंढने का एक्सपीडिशन जारी है जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। ये खोज इतिहास में खोई द ग्रेट बैल की है। लगभग 400 साल पहले लुप्त हुई ये बैल दुनिया की सबसे बड़ी बैल मानी जाती थी। 15th सेंचुरी में इस बैल को बनाया गया था और इसे श्वेडगोन पगोड़ा में स्थापित किया गया था, जो कि म्यांमार का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये बैल सोने, चांदी और तांबे से बनी हुई थी और इसका वजन 300 टन था, लगभग 25 डबल डेकर्स बस के बराबर। लेकिन 1608 में एक घटना घटी जिसने म्यांमार का इतिहास बदल कर रख दिया।
पोर्चुगीज एक्सप्लोरर और मिशनरी फिलिपे डी ब्रिटो ने उस बैल पर कब्जा किया। वो उसे पिघलाकर सारा सोना और चांदी निकालना चाहता था। माना जाता है उसने बैल को किसी तरह उस पहाड़ से स्लाइड करके अपने जहाज में लोड करवा लिया था। कुछ ही दूर जाते ही वो बैल जहाज समेत पानी में डूब गई। नदी का तल नरम होने की वजह से वो नीचे धंसती चली गई और पैगियो रिवर में हमेशा के लिए दफन हो गई। पिछले 25 सालों में उस बैल को ढूंढने के लिए कई एक्सपीडिशन सेटअप किए गए, जो कि असफल रहे। ये बुद्धिस्ट और बर्मीज कम्युनिटी की आस्था से जुड़ी बैल है और वो इसे किसी भी हाल में ढूंढना चाहते हैं। पब्लिक फंडिंग की मदद से एक टीम इस बैल को ढूंढने के अभियान में लगी है और सैकड़ों लोग उन्हें देखने आते हैं। लेकिन इस खोज में कुछ समस्याएं हैं। नदी का पानी साफ नजर नहीं आता, इसलिए गोताखोर नीचे कुछ भी नहीं देख सकते। साथ ही पिछले 400 वर्षों में नदी ने अपनी जगह कई बार बदली है, तो इस बात को पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आज भी पैगियो रिवर में वो बैल मौजूद है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो अब उस जमीन के नीचे गड़ी हो जो एकदम सूखी है। (1096) से लेकर 1291 तक क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की 8 बैटल्स हुई। ये बैटल्स या तो किसी सीक्रेट साइट पर नियंत्रण पाने के लिए थी या फिर किसी आर्टिफैक्ट को पाने के लिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रेलिक द ट्रू क्रॉस था, वही क्रॉस जिसमें जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ था। एक हिस्टोरिकल लेजेंड की माने तो कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट की मां हेलेना 326 ईयर में जेरूसलम गई थी और उन्होंने ट्रू क्रॉस को खोज निकाला था। इसके बाद हेलेना ने उस क्रॉस को जेरूसलम के चर्च में रखा। अब 1009 में वहां मुस्लिम्स का कब्जा हो गया और उसी दौरान चर्च डिस्ट्रॉय हो गया। इसी वजह से पहला बैटल भी हुआ था। कुछ धार्मिक क्रिश्चियन मिशनरीज ने उस क्रॉस के बचे हुए टुकड़ों को अलग अलग जगह पर सुरक्षित रख दिया। इसके बाद इन्हें वापस यरूशलेम की क्रूसिफिक्शन साइट पर ले गए, लेकिन अचानक एक भीषण आग लगी और क्रॉस उस आग में नष्ट होने ही वाला था। लेकिन उसके पहले वो क्रॉस मुस्लिम जर्नल सैलेडिन के हाथ लग गया और फिर इतिहास में उस क्रॉस का वर्णन नहीं मिलता। 1204 में फोर्थ बैटल के दौरान क्रूसेडर्स को सिटी ट्रेजर में क्रॉस का एक टुकड़ा मिला। इस टुकड़े के कई और टुकड़े किए गए और बिशप्स को बांट दिए गए, जो उन्हें लेकर अपनी अपनी मोनास्ट्रीज में चले गए। माना जाता है उस चमत्कारी क्रॉस के टुकड़े आज भी दुनिया की अलग अलग मोनास्ट्रीज में मौजूद हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।